जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास में। रेडी हो जाइए, जहाँ हम 12वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले हैं। जो कोई खान सर के द्वारा जो 12वीं बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोग देखें टेस्ट नंबर 27 का आपका 11 होने वाला, ध्यान रखिएगा। देखिए FLT आ जाए, FLT आपका 11 होने वाला, ध्यान रखिएगा। वीडियो को देखिए पार्ट 1 आप पार्ट 2 के थ्रू में होगा। पार्ट 1 आपका हो चुका है, आज आपका पार्ट 2 यानी 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और हाँ, एग्जाम में मात्र आपको 14 दिन बचा हुआ भी है। पूरा वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, अच्छा देखिएगा। चलिए इधर कोई बिना देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। और हाँ, एक जरूरी सूचना भी है, वीडियो को 1.10x पर आपको देखना ही है। इतना से आप कम देख ही नहीं सकते, थोड़ा सा वीडियो का स्पीड आप लोग बढ़ा लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। देखिए, अभी तक आप लोग भी ये चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोगों को प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले नंबर प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। तो ये कितना इजी क्वेश्चन है। बिहार में हेमंत ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो देखिए किस खेल से है, तो सबको पता आपको क्रिकेट से है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, हेमंत ट्रॉफी बिहार का प्रमुख सीनियर पुरुष घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर पर देखिए, प्रश्न नंबर 77 आपका क्या बोल रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन भी देखिए इधर आ जाए। देखिए यार, आप लोग को इस सब किताब चाहिए भी है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। अगर किताब आपको लोग को चाहिए प्रैक्टिस सेट वाला, तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से आप लोग किताब को ऑनलाइन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार गवर्नर किस वर्ष नियुक्त किया गया था? देखिए किस वर्ष नियुक्त किया गया था, तो आपका 1587 ईडी में आपको किया गया था। ध्यान में रखिए। देखिए सन 1587 में सम्राट अकबर द्वारा मान सिंह को बिहार का सूबेदार यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर, 78 की ओर। बताइए, पादरी की हवेली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में? पादरी की हवेली के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, कथन 1 में आपका है, इस चर्च का निर्माण मूल रूप के दौरान कैथोलिक मिशनरियों द्वारा किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका एक सही है। 2 में आपका है, यह बिहार के सबसे पुराने चर्चों में से एक है और भागलपुर में ज़िले में स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिएगा, पादरी की हवेली वास्तव में बिहार के पुराने गिरजाघरों में से एक है, लेकिन यह पटना ज़िले में है। विशेष रूप से यह पटना शहर क्षेत्र पादरी की हवेली इलाका में स्थित है, ना कि आपको भागलपुर ज़िले में है। 3 में मदर टेरेसा अपना बुनियादी नर्सिंग परीक्षण पूरा करने के लिए यहाँ ठहरी थी, जो कि कथन 3 आपका जो है बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, पादरी की हवेली के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही है, तो 1 और 3 आपको किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। बताइए, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पात्र कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? बताइए, क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पात्र कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? कितनी पेंशन दी जाती है, तो आपको 3000 रुपया दिए जाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना बिहार सरकार के एक कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के तहत पात्र पूर्वज कलाकारों को वृद्धावस्था में सहायता के लिए 3000 रुपये की मासिक पेंशन भी मिलती है। रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ते हैं भैया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए भैया, आपका भाई को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित हैं? बताइए। इसका आंसर अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित हैं? बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित है, कौन कौन सा स्थित है? सीताकुंड आपका स्थित है, ध्यान रखिए। गुरुद्वारा आपका कुंड आपका स्थित है, ध्यान रखिए। पीर शाह नफाक दरगाह भी आपका संबंधित है, और कृष्ण वाटिका भी आपका बिहार में आपका अवस्थित है। उसके बाद इस छोबो जो है सब बिहार के मुंगेर ज़िले में आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा भैया। क्या बोल रहा था, पर्यटन स्थल कौन सा बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित है? ये छोबो जो है सो आपका मुंगेर ज़िले में स्थित है, याद रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के 10वें संस्करण के लिए आधिकारिक तौर पर थीम को निर्धारित किया गया है। थीम को निर्धारित किया गया है, तो आपका ध्यान रखिए, निर्धारित किया गया है, तो आपके कचरा मुक्त शहर
हम सबकी पहल, ध्यान रखिए कचरा मुक्त शहर हम सबकी पहल, ध्यान रखिए। देखिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा, नहीं, कचरा मुक्त शहर नहीं होगा भैया, एक सेकंड रुक जाइए भैया, इसका सही उत्तर कौन सा, देखिए स्वच्छता की नहीं पहल, हाथ बढ़ाए हाथ करें सफाई के साथ, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ध्यान रखिएगा सी होगा, ये आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा क्या होगा, स्वच्छता की नई पहल बढ़ाए हाथ करें सफाई साथ, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आवास में शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण 2025-26 का आधिकारिक विषय स्वच्छता की नई पहल बढ़ाए हाथ करें सफाई साथ रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है प्रश्न नंबर 82 की ओर। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना। देखिए कथन ए में भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी वर्ष घोषित किया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका भारत का पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रपात गोवा में महाराष्ट्र को समर्पित किया है, जो क्या कथन 2 आपका सही है। तो कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ VVI क्वेश्चन है ये वाला। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 कथन आपका दोनों सही है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 83 की ओर। बताइए वित्तीय समावेशन मैट्रिक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा तभी आप लोग को आंसर पता चल पाएगा। देखिए वित्तीय समावेशन मैट्रिक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका यहाँ सही है। नीचे देखिए बोल रहा है कि कौन सा, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा आपका सही है। कि एक में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कुल खातों की संख्या सफलतापूर्वक 55 करोड़ आंकड़े को पार कर गई है। क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में इन पूंजीकृत जन धन खातों में 90% शहरी इलाकों में है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए PMJDY का ग्रामीण क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव है। कुल पंजीकरण खातों में लगभग 67%, लगभग 36.6 करोड़ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। याद रखिए 3 में आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल वितरण 36.18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। क्या कथन 3 सही है, तो कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए वित्तीय समावेशन मैट्रिक्स 2025 के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही है। तो 1 और 3 आपका कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। ये सूची 1 में ऐप है और पोर्टल है, जानकारी देने वाला प्राधिकरण और राज्य है। बताइए साइन क्या आपका, साइन आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए भारतीय रेल, ध्यान रखिए भारतीय रेल क्या बोल रहा है, जारी करने वाला प्राधिकरण। साइन ऐप जो है आपका भारतीय रेलवे आपका क्या किए थे, तो आपका जारी किए थे। बताइए पंखुड़ी पोर्टल आपका हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। देखिए इस स्वास्थ्य धाम पोर्टल ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड का, उत्तराखंड सरकार ने आपको जारी किए हैं। तो निवेश मित्र 3.0 ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार आपको जारी किए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 85 की ओर। बताइए सूची में वैश्विक सूचकांक है, जारीकर्ता संगठन है, बताना है कि कौन सा कथन आपका मिलान करना। देखिए ए में आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक आपका जारीकर्ता कौन है, तो इनके जारीकर्ता जो है सो ये जारीकर्ता कौन है जल्दी बताइए। तो इनका जारीकर्ता आपका है वेल्थ हंगर हाइव, ध्यान रखिएगा क्या जगह वेल्थ हंगर हाइव रखिए। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इनके आपका जारीकर्ता संगठन कौन है, तो ये आपका जारी संगठन है द हेरिटेज फाउंडेशन, ध्यान में रखिएगा। एशिया पावर इंडेक्स आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए लेवी इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ध्यान में रखिए। देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आपका 1 में हो जाएगा जर्मन वॉच, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको मिलान कर लिए, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा आप लोग इसको याद कर लीजिए भैया, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगला 86वां प्रश्न बताइएगा, हाल ही में शुरू की गई PM परम योजना मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, बताइए मुख्य उद्देश्य क्या है। हाल ही में शुरू की गई PM परम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों का उपयोग को कम करना है, ध्यान रखिएगा। रासायनिक उर्वरकों
के उपयोग को कम करना है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 87 की ओर। देखिए अब भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो निर्धारित लक्ष्य आपका 2070 है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 88 की ओर। हाल ही में शुरू किए गए, चलिए बताइए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। देखिए एक में यह पहल सभी जिलों में गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों तक तत्काल गिरफ्तारी को लक्षित करती है। क्या कथन एक आपका सही है, बताइएगा। क्या कथन एक सही है तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है इसका संचालन सीधे तौर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण बलों द्वारा किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन प्रहार के संबंध में कथन एक आपका सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 89 की ओर। हाल ही में शुरू की गई PM मित्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? हाल ही में शुरू की गई PM मित्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन एक में इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर एकीकृत टेक्सटाइल्स क्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित करना है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका है इस योजना का लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर एक वस्त्र विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना है, जो कि कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में सभी 7 प्रवाहित पार्क विशेष रूप से केवल तटीय राज्यों में ही स्थित होंगे। क्या कथन तीन सही? तो कथन तीन आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो एक और दो आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 90 की ओर। चलिए सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में क्या है? पोर्टल है। सूची 2 में क्या है? मंत्रालय है। बताइए चैंपियन पोर्टल का आप मिलान कीजिए। चैंपियन पोर्टल आपका हो जाएगा MSME मंत्रालय, ध्यान में रखिए। कौन सा मंत्रालय लिखा? इसका मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? तो आपका 4 हो जाएगा। देखिए MCA21 वर्जन 3.0 का मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? तो इनका मंत्रालय आपका हो जाएगा, देखिएगा, कॉरपोरेशन मामले का मंत्रालय। बताइए निवेश मित्र आपका कौन सा हो जाएगा? तो निवेश मित्र आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार आपका लॉन्च किए हैं। तो इस श्रम और रोजगार मंत्रालय शुरू किए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो हम तो बोलते रहेंगे। ठीक है, सूची 1 सूची 2 में क्या है? सूची 1 में आपका सैन्य अभ्यास है। सूची 2 में साझेदार देश हैं। बताइए गरुड़ शक्ति साझेदार देश कौन सा है? गरुड़ शक्ति साझेदार देश आपका हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया। बताइए वरुण सैन्य अभ्यास के साझेदार देश आपका कौन है? तो ये आपका है फ्रांस है, ध्यान रखिएगा। बताइए नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जो है उनका साझेदार देश आपका कौन सा है? तो इनका साझेदार देश आपका मंगोलिया है। धर्म गर्जियन का आपका देखिए साझेदार देश आपका कौन सा है? तो आपका जापान है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 92 की ओर। बताइए सूची 1 में GI टैग उत्पाद है और सूची 2 में आपका दिया हुआ है राज्य। देखिए तंदूर रेड ग्राम ये आपका हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। देखिए तेंदूर रेड ग्राम तेलंगाना के एक स्थानीय किस्म की अरहर दाल तुअर दाल जो अपने उत्कृष्ट स्वाद और बेहतर खाना पकाने की क्षमता और उच्च प्रोटीन सामग्री के कारण बहुत लोकप्रिय हैं। तो देखिए मरचा चावल को GI टैग मिला, वो किस राज्य से है? बताइए वो किस राज्य में? तो ये आपका है बिहार में। बताइए देखिए गमोसा GI टैग उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? बताइए ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका असम राज्य से संबंधित है। बताइए कांगड़ा चाय आपका किस राज्य से संबंधित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर 92 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 93 को लगातार 4-5 को मिलान करने वाला आया था भैया। भारत का कौन सा बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो भारत का कौन सा बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? पहला बंदरगाह बन गया तो देखिए BO चिंदरबरनार बंदरगाह बन गया, ध्यान में रखिए। क्या है?
चिंदव वर्नार बन गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए BO चिंदवरनार पोर्टल तमिलनाडु में थूथुकुड़ी में स्थित है। बंदरगाह के आधिकारिक तौर पर भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जिसमें सफलतापूर्वक हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 की ओर। 2025 में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? 2025 में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो एक में देखिए आपका 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 है कनाना स्कीम्स अल्बर्टा कनाडा में आयोजित किया गया था। क्या कथन दो सही है? तो कथन दो भी आपका सही है। कथन तीन में आपका तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 नीस फ्रांस में आयोजित किया गया था, जो तीन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। किसके बारे में? 2025 में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के संबंध में तीनों कथन आपका सही है भैया, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर। बताइए सूची 1 सूची 2। सूची 1 में सैन्य अभ्यास 2025 है, भागीदारी देश है। चलिए देखिए ये इंग्लिश में लिखा है AUSINDEX ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स, ऑस्ट्रेलियन AUS मतलब ऑस्ट्रेलियन हो गया भैया, इंडेक्स बताइए AUS इंडेक्स आपको किस में हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका एक में हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपका भागीदारी देश में, ध्यान रखिएगा। देखिए JMAX सैन्य अभ्यास 2025 भागीदारी देश कौन सा है? तो इनका भागीदारी देश जो है सो आपका ये आपका हो जाएंगे भारत और जापान है। दे इंडिया ROKN अभ्यास प्रथम, ये आपका जो है सो हो जाएगा 3 में होगा, दक्षिण अफ्रीका और कोरिया के बीच में आपका भागीदारी देश हैं। तो देखो कोंकण अभ्यास सैन्य अभ्यास 2025 का भागीदारी देश कौन है? तो भारत और ब्रिटेन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 की ओर। बताइए हाल ही में शुरू की गई राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए हाल ही में शुरू की गई राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए कितने सुमेलित है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए एक में आपका है नमो लक्ष्मी योजना महाराष्ट्र, क्या एक सुमेलित है? तो एक बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। देखिए 2 में आपका है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार, बिल्कुल सही है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार, बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, हाल ही में शुरू की गई राज्य सरकार की योजना के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा युग्म है? तीनों युग्म में से आपका एक युग्म गलत है, बाकी 2 और 3 युग्म आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। बताइए रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन से बन गए हैं? भारत के 2 पहले शहर कौन से बन गए हैं? आपको देखिएगा इंदौर और उदयपुर बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, प्रश्न नंबर 98 के। बताइए इनमें से किस भारतीय शिक्षा सुधारक और जलवायु इनोवेटर को टाइम्स 100 क्लाइमेट 2025 की सूची में डिफेंस सूची में शामिल किया गया है? बताइए इनमें से किस भारतीय शिक्षा सुधारक और जलवायु इनोवेटर को टाइम्स 100 क्लाइमेट 2025 की सूची में डिफेंडर्स की सूची में शामिल किया गया, डिफेंडर की सूची में शामिल किया गया है? तो आपका सोनम वांगचुक को आपको शामिल किया, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 99 की। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो आपका हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 100 की ओर। बताइए यार 100 प्रश्न की खुशी में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा भैया। ये विश्व की पहली उपलब्धि है और देश हैं। चलिए इसको मिलान करना है, इसको मिलान कीजिए तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको मिलान करने में। देखिए एक में है विश्व की पहली पीढ़ी आधारित तंबाकू प्रतिबंध किस देश ने
क्या विश्व की पहली उपलब्धि, विश्व की पहली पीढ़ी आधारित तंबाकू प्रतिबंध किस देश ने लगाए हैं? तो ये पहला आपका हो जाएगा मालदीव पे आपका प्रतिबंध लगाए हैं। ध्यान रखिए, विश्व की पहली पूरी तरह से कैशलेस समाज कौन बन गए हैं, कौन सा देश आपका कैशलेस बन गया है पूरा? तो ये आपको बन गए हैं स्वीडन बन गए हैं। ध्यान रखिए, विश्व का पहला AI जनरेटेड जेमिनो वायरस किस देश के उपलब्धि हैं, किस देश ने उपलब्धि किए हैं? तो ये आपको किए हैं ध्यान रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका किए हैं। विश्व की पहली स्थायी परमाणु भंडार अवशिष्ट भंडार कौन कौन उपलब्धि किए हैं? तो ये आपका फिनलैंड ने किए हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, इसको थोड़ा सा वीडियो को यहाँ रोकिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा 101 नंबर प्रश्न देखिए, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2025-2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। ये कौन सा सही सुमेलित है ये आप लोग को बताना। देखिए, ए में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी छत्तीसगढ़ ने की थी, तो बिल्कुल आपका सही है। दो में यह खेल रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा इन शहरों में आयोजित किए गए थे। क्या कथन 3 आपका सही है? तो कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। कर्नाटक ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा भैया, अगर कहीं हमसे थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है, चाहे हम रुक गए पढ़ने में, तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा ऐसा वर्ड आ जाता है कि भैया थोड़ा सा वो रुकना पड़ जाता है। चलिए, हम देखिए हाथ जोड़ के आपके सामने हम माफ़ी मांगते हैं इसके वजह से, क्योंकि मेरे से गलती हुआ है। तो हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सुधार कर रहे हैं हर एक चीज़ पे। क्या क्वेश्चन कहता है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कि तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 की ओर। बताइए, भारत देखिए सरकार के लक्ष्यों और उनके लक्षित वर्षों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? सरकार के लक्ष्यों और उनके लक्षित वर्ष के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए, नक्सल मुक्त भारत 2026 क्या आपका सही सुमेलित है? देखिए, आपका सही सुमेलित है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। नक्सल मुक्त भारत आपका 2026 में बन गए हैं। बताइए, सभी यात्रियों के लिए कन्फर्म रेलवे टिकट 2027 क्या आपका सही सुमेलित है? तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा। देखिए, टीबी मुक्त भारत 2030 बिल्कुल अभी नहीं बने हैं, ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। देखिए, टीबी मुक्त सुमेलित नहीं है जहाँ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों द्वारा निर्धारित द्वारा वैश्विक लक्ष्य 2030 है, वहीं भारत सरकार का प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम 2025 तक वैश्विक समय सीमा के 5 साल पहले टीबी मुक्त भारत को प्राप्त करने की सही आधिकारिक महत्वाकांक्षी घरेलू लक्ष्य निर्धारित किया। 2025 में टीबी मुक्त हो गया था भारत। तो 1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था है 2028 क्या बिल्कुल सही सुमेलित है? बताइए, 4 आपका सही सुमेलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए, केवल तीन युग्म आपका सुमेलित है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 103 की ओर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जवान में पाकिस्तान के जवाबी हमले का क्या नाम था? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के जवाबी हमले का क्या नाम था? तो बताइए, इसका क्या नाम था? तो आपका ऑपरेशन बयान अल मरसूस था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन बनियान अल मरसूस था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रश्न नंबर 104 की। बताइए, हाल ही में किस देश की संसद परमाणु अपप्रहार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी? बताइए, हाल ही में किस देश की संसद ने परमाणु प्रसार की संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? कौन आपका शुरू कर दी है? तो ये आपका ईरान शुरू कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ईरान के इजराइल के बीच हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान की संसद ने 16 से 18 जून 2025 को परमाणु अप्रसार संधि से हटने के लिए कानून का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। यह कदम निम्नलिखित में से उठाया गया है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 105 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में धर्म चक्रवर्ती
के उपाधि से सम्मानित किया है? बताइए किसको आपका धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये आपका नरेंद्र मोदी को किए हैं, ध्यान में रखिएगा। बताइए 106वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, सबको पता है, आस्था पुनिया बने हैं। देखिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में मौजूदा 35% आरक्षण केवल उसी राज्य की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने वाली डोमिसाइल शर्त को मंजूरी दी है? तो आपको कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपका ये बिहार राज्य में हो जाएगा। बिहार में अगर आपके घर में बहन है तो उसको ज़रूर पढ़ाइएगा, क्योंकि एक तो ऐसे ही 35% आरक्षण है, उसके बाद क्या जनरल में भी आके वो लोग फाइट करके चल जाते हैं। मरण तो लड़का लोग का है। 40 नंबर में आता है मेरे गांव को भैया, 40 नंबर में एक लड़की का रिजल्ट हो गया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न पाते हैं, प्रश्न नंबर 108 कहते हैं हाल ही में जारी NCRB क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख आबादी पर सबसे कम अपराध दर्ज करके कौन सा भारतीय शहर सबसे सुरक्षित महानगर के रूप में उभरा है? कौन सा नगर सबसे सुरक्षित महानगर होकर उभरा है? तो ये आपका कोलकाता शहर उभरा है, ध्यान रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता ने एक बार फिर प्रमुख महानगरों में से एक सबसे कम अपराध दर यानी कि प्रति लाख जनसंख्या पर 83.9 मामले दर्ज की है, जिससे देश के सबसे सुरक्षित महानगर के रूप में इसका नाम दर्ज बरकरार रखा गया है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 109 के देखिए कि हाल ही में किस एजेंसी ने ऑपरेशन रेजपिल लॉन्च किया है? बताइए निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने ऑपरेशन रेजपिल लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन रेजपिल आपका किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को केंद्र करके NCB की है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 110 की ओर। बताइए हाल के अंतर्राष्ट्रीय कानून मंचों और जलवायु सम्मेलन के अक्सर चर्चा का विषय रहे शब्द इकोसाइड को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से किस प्रकार का व्यक्त किया जा सकता है? किस प्रकार से आपका व्यक्त किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पढ़ लीजिएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 की ओर। बताइए हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? तो सबको पता आपको मेगाडास्कर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए ज्वार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका गलत है ये आप लोग को बताना है। देखिए लघु ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान आते हैं जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के एक सीधे होते हैं। क्या कथन एक आपका सही है? कथन एक आपका बिल्कुल गलत है। देखिए बृहत या दीर्घ ज्वार चंद्रमा के प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के दौरान आते हैं जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण पर होते हैं। कथन ये जो भी आपका जो है बिल्कुल गलत है। ज्वार का संबंध में दोनों आपका गलत है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों गलत है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 की ओर। बताइए गोखुर झीलों के निर्माण और विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोखुर झीलों के निर्माण और विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन एक में गोखुर झीलें मुख्य रूप से हिमनदीय अपर्दन प्रक्रियाओं के माध्यम से बनती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ये झीलें एक प्रकार की नदी डेल्टा निक्षेपण विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि 2 आपका बिल्कुल गलत है। 3 भी आपका गलत है, तीनों आपका गलत है। ये तो क्वेश्चन ऐसा पूछता क्यों है यार? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो कोई भी आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 114 नंबर प्रश्न। देखिए बायोम और उनकी विशिष्ट विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए इसमें कितने आपका सही सम्मिलित हैं? बताइए क्या है बायोम और उनकी विशिष्ट विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, ध्यान रखिएगा। देखिए एक में उष्णकटिबंधीय वर्षावन सघन बहुस्तरीय कैनोपी, क्या एक आपका सही सम्मिलित है? तो एक आपका बिल्कुल सही सम्मिलित है। 2 में आपका है देखिए समशीतोष्ण घास के मैदान
गहरी उपजाऊ मिट्टी बिल्कुल सही, सुमिलित हैं। 3 मरुस्थल परमाफ्रांट बिल्कुल आपका सुमिलित नहीं है। 4 में टुंड्रा अस्थायी रूप से जमी हुई उपमृदा, क्या हुआ 3 4 आपका सही, तो 4 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए व्योम और उनकी विशेष विशेषता के संबंध में कथन 1 2 और 4 आपका सही सुमिलित है, यानी कि 3 कथन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर प्रश्न। देखिए जनांकीय संक्रमक सिद्धांत के द्वितीय चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? जनांकीय संक्रमक सिद्धांत के द्वितीय चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन आपका इसमें सही है। कौन सा कथन आपका सही है? तो कथन 1 में है स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर तेजी से गिरावट आती है। ध्यान रखिए, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका इस चरण के दौरान जन्म दर उच्च बनी रहती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। 3 में जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी होती है, तो बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। किसके और क्वेश्चन क्या था बताइए। तो देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के द्वितीय चरण के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 116 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस आदिवास प्रतिरूप में मकान आमतौर पर किसी केंद्रीय विशेषता जैसे तालाब, गांव की साझा भूमि या मवेशियों के बड़े चारों ओर व्यवस्थित होते हैं? ध्यान रखिएगा। तो ये आपका वृत्ताकार अधिवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 की ओर। बताइए सूची 1 में क्या है? जलवायु का प्रकार है, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। क्या जलवायु का प्रकार है और प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। मिलान करना है आप लोगों को। चलिए इसको स्टार मार देते हैं या फिर बता दें हम। बताइए क्या करना है। चलिए हम बताइए देते हैं। भूमध्य रेखीय प्राकृतिक वनस्पति पर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए घने चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन सेवल्स, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 4 में हो जाएगा। ध्यान रखिए। भूमध्य सागरीय आपका हो जाएगा। देखिए स्क्लेरोफिल झाड़ियाँ जैसे चैपरेल, ये आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। 2 में हो जाएगा। देखिए ये आपका 2 में हो जाएगा। 3 में हो जाएगा टुंड्रा अभी तुरंत पढ़े हैं। देखिए कई और लाइकन कहाँ है? देखिए मॉस और लाइकन ये आपका 1 में है। देखिए शीतोष्ण घास के मैदान, ये आपका 3 में हो जाएगा। घास, लंबी घास और बिखरे हुए वृक्ष जैसे स्टेपी। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है। ये वीडियो थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए भैया, इसको याद कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 118 की ओर। बताइए पेरूचिली गर्त का निर्माण मुख्य रूप से किसके कारण हुआ है? बताइए पेरूचिली गर्त का निर्माण मुख्य रूप से किसके कारण हुआ है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका प्लेट के नीचे नाजका प्लेट के निक्षेपण के कारण हुआ है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 124 की ओर। तो इनमें से कौन सा पृथ्वी पर तापमान वितरण का प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है? तो ये इनमें से कौन सा पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है? तो मुख्य कारक आपका कौन सा नहीं है? तो मुख्य कारण आपका जो है देशांतर अपन नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मानक भौतिक भूगोल के अनुसार पृथ्वी की सतह पर तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक का निम्नलिखित हैं। कारक निम्नलिखित हैं। इसका बहुत निम्नलिखित भैया छोड़िए, उसका क्या सोल्यूशन सुनिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैंने सोल्यूशन लिखे लेकिन बहुत लंबा है, सोल्यूशन करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे डंकन पैकेज किन द्वीपों को अलग करता है? बताइए डंकन पैसेज किन द्वीपों को अलग करता है? तो ये आपका देखिए रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को आपका अलग करता है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जो है। कौन? देखिए डंकन पैसेज किन द्वीपों को अलग करता है? तो रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को आपका अलग करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 121 की ओर। बताइए अभिकथन 1 है, कारण आर। अभिकथन 1 में क्या बोल रहा है? राजेंद्र चोल प्रथम ने श्री विजय राज के विरुद्ध एक विशाल नौसैनिक अभियान चलाया है। क्या अभिकथन 1 आपका सही है? तो अभिकथन 1 जो है सबका बिल्कुल सही है। कारण आर में आपका है राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने उत्तरी सैन्य अभियान के बाद गंगाईकोंडा चरम चोलपुरम नगर की स्थापना की। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है।
देखिए ए और आर तो आपका दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए की आपका सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बार बार सब्सक्राइब करने नहीं बोलेंगे, भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हम समझ गए हैं, अब हम नहीं बोलेंगे। तो 19वीं सदी की शुरुआत के निम्नलिखित लोकप्रिय विद्रोह में से एक कौन सा समतावादी धार्मिक समूह द्वारा संचालित था, जो आगे चलकर उत्तरी बंगाल के जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ एक शक्तिशाली किसान विद्रोह में बदल गया था? किसान विद्रोह में आपका बदल गया था, तो कह देखिए पागलपंथी आंदोलन, ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो को भैया 1.10x पर आपको देखना है, इतना से कम अगर स्पीड कर दीजिएगा तो देखने में मज़ा नहीं आएगा, समझ गए हैं, ताकि हम थोड़ा सा कहीं रुक भी जाते हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा तो उसको मैनेज हो जाएगा वो। देखिए इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई द्वीप किस देश के दहेज के रूप में मिला है? पता है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई द्वीप किस देश से दहेज के रूप में मिला है? किस देश में दहेज के रूप में मिला है? तो आपको पुर्तगाल देश को ऊपर दहेज में दिए थे, जानवर रखिए। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बरगांजा पुर्तगाल के राजा जॉन चतुर्थ की पुत्री के विवाह के समय दहेज के हिस्से के रूप में बम्बई द्वीप समूह प्राप्त हुए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 124 की ओर। बताइए अपने संरचनात्मक समझौते के काल के दौरान मुगल दरबार द्वारा क्षेत्रीय सरदारों को दी गई उपाधियों या प्रशासनिक रियासतों का मिलान करें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। देखिए भी अगर हम कहीं एक वर्ड के जगह पर कहीं दूसरा वर्ड पढ़ लेते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो कि स्पीड में पढ़ते पढ़ते जो वर्ड ध्यान में रहता है वही पढ़ा जाता है। देखिए अपने संरचनात्मक समझौते के काल के दौरान मुगल दरबार द्वारा क्षेत्रीय सरदारों को दी गई उपाधियों या प्रशासनिक रियायतों का मिलान करें। देखिए रियायतों या लिखा, अब रियासतों पढ़ने वाले थे, तो रियायतों का मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं, इसका थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। बताइए अमर सिंह जयसिंह, बताइए कौन सा उपाधि आपको दिया गया इनको? बताइए इनको कौन सी उपाधि आपका दिया गया था? इनको उपाधि दिया गया है आपका मिर्जा राजा सवाई की उपाधि और मालवा का सूबेदार, ध्यान में रखिएगा, ये आपका 2 में हो जाएगा। बताइए देखिए आपका हो जाएगा मारवाड़ के अजीत सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह, ये आपको क्या आंसर उपाधि मिले हैं? तो इनको उपाधि मिले महाराजा की उपाधि और क्या है गुजरात की सूबेदारी, ध्यान रखिए, ये आपका 1 में हो जाएगा। उसके बाद राजा साहू को आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए दक्कन के चौथा और स्वदेश मुखी दोनों दी गई है, ध्यान में, ये आपका 4 में हो जाएगा। बताइए मराठा सरदार, ये आपका केवल दक्कन के स्वदेश मुखी दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? तो 124 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 125 की ओर। बताइए ब्रिटिश विस्तारवादी युद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? ब्रिटिश विस्तारवादी युद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना। देखिए कथन 1 में चार्ल्स नेपियर लॉर्ड एलनबरो के गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान आधिकारिक तौर पर सिंध का विलय किया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। 1826 में यांडाबो की संधि ने प्रथम अगल अफगान युद्ध को समाप्त कर दिया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। ब्रिटिश विस्तारवादी युद्धों के संबंध में कथन 1 आपका सिर्फ कथन 1 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। क्या बोल रहा है? ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को विचार करना है। कथन 1 में अस्थायी बंदोबस्त ने राज्य के भू राजस्व हिस्से को अस्थायी रूप से और हमेशा के लिए तय कर दिया, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में रैयतवाड़ी व्यवस्था ने राजस्व संग्रह के दौरान पारंपरिक ग्राम प्रधानों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका देखिए महलबाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में शुरू की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिए। 126 का सही उत्तर आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जो है। देखिए हर क्वेश्चन हम जो बोल देते हैं उसको थोड़ा सा आपको देखने का जरूरत है,
ऐसा मत सोच लीजिएगा जो हम बोल दिए वो उसी पर आप रह जाइएगा, थोड़ा सा आप लोग खुद भी इसको नज़र थोड़ा हिलाइएगा इधर उधर। बताइए सूची 1 में सुधार और अधिनियम दिया हुआ है, तो मुख्य विशेषताएं दिया हुआ है। कार्नवालिस कोड का मुख्य विशेषताएं क्या है? कार्नवालिस संहिता वही हो गया कार्नवालिस कोड की मुख्य विशेषता आपका क्या हो गया? देखिए मुख्य विशेषता राजस्व प्रशासन को न्यायिक कार्यों से अलग करना। ध्यान रखिए एक आपका एक में हो जाएगा। देखिए हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 आपका किस में हो जाएगा? तो आपका सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी अदालतों का विलय। ध्यान में रखिए ये आपका एक में हो जाएगा। देखिए एचिसन कमीशन 1886 ये आपका हो जाएगा सिविल सेवा परीक्षण के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की सिफारिश। मेघालय समिति 1854 ये आपको सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखिएगा। ये आपका हो जाएगा 4 में। ध्यान रखिए पूरा याद कर लीजिए भैया। ए हो जाएगा 1 में, बी हो जाएगा 2 में, सी हो जाएगा 3 में, 4 हो जाएगा 4 में। क्या दिया हो? ये सारा आपका दिया हुआ है सुधार या अधिनियम हो गया, ये सारा अधिनियम हो गया, और ये सारा आपका हो गया मुख्य विशेषताएं हो गए। ये थोड़ा सा आप लोग को याद करना है। इसका सही उत्तर क्या? चलिए अरे उत्तर क्या बताना है। चलिए अगला 128वां प्रश्न में, तो ब्रिटिश प्रशासनिक प्रमुख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? ब्रिटिश प्रशासनिक प्रमुखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में आपका है लॉर्ड डलहौजी ने पूरी तरह से कुशासन के आरोपों के आराध पर अवध राज का विलय कर लिया था। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए। देखिए फरवरी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह के कुशासन के आधार पर अवध राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। 2 में देखिए लॉर्ड लिटन ने अपने कार्यकाल के दौरान विवादास्पद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए। देखिए इसका सही उत्तर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए लॉर्ड लिटन वायसराय थे जिन्हें 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किया, जो निरस्त नहीं किया, इसे चुंपी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ब्रिटिश प्रशासनिक प्रमुखों के संबंध में कथन 1 आपका सही है, सिर्फ कथन 1 था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 129 की ओर। बताइए औपनिवेशिक प्रेस नियमों के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या औपनिवेशिक प्रेस नियमों के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन आपका क्या है सही है, कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना। देखिए एक में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया था, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है 1835 के मेटकाफ अधिनियम ने चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता की उपाधि दिलाई, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा। देखिए औपनिवेशिक प्रेस नियमों के विकास के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही होगा, तो आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जो है। चलिए 130 नंबर प्रश्न चलते हैं। देखिए किस संधि के साथ पहला आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ और सिखों पर भारी युद्ध हर्जाना लगाया गया? बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर लाहौर की संधि के तहत आपका जो है सो पहला आंग्ल सिख युद्ध आपका समाप्त हुआ था और सिखों पर भारी युद्ध हर्जाना लगाया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 131 की ओर। बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में देखिए इन ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों दोनों को मिलाकर सफलतापूर्वक एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 में इन प्रांतीय प्रशासनिक स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कथन 2 आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया प्रश्न नंबर 132 की ओर। बताइए वायसराय और उनकी प्रमुख घटनाओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही सुमिलित है। देखिए वायसराय है और घटना है, बताना सुमिलित है या फिर नहीं है। देखिए लॉर्ड मेयो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना, क्या आपका सही सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 2 में लॉर्ड कर्जन प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम का पारित होना, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 3 में आपका है लॉर्ड डफरिन बंगाल का 2 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजन, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? वायसराय था और घटना था। केवल देखिए लॉर्ड मेयो को सुमिलित है और लॉर्ड कर्जन आपका सही सुमिलित है, याद कर लीजिएगा भैया, क्योंकि हम तो आंसर बताते चल जाएंगे भैया, याद करना आपका काम है।
ये चीज़ पे ध्यान रखिएगा। देखिए आपका नेता हो गया, संबंधित आंदोलन क्षेत्र हो गया। बताइए गोप बंधु चौधरी, ये सारा आपका नेता हो गया। गोप बंधु चौधरी, गोप बंधु चौधरी आपका तटीय उड़ीसा में नमक सत्याग्रह, क्या आपका ये सही सुमेलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। ठीक है। दिन यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा गया में किसान आंदोलन सभा का आंदोलन बताइए। गया में किसान सभा आंदोलन, क्या संबंधित आंदोलन, क्या आपका सही सुमेलित है इनसे? बताइए। तो बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान में रखिए। देखिए एके गोपालन गुरुवायूर आंदोलन, गुरुवायूर आंदोलन, क्या आपका सही सुमेलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। देखिए मौलाना भासानी, मौलाना भासानी क्या है? सिराजगंज में प्रजा सम्मेलन, क्या आपका सही सुमेलित है? 4 भी आपको बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान में रखिए। सारा नेता हुए और ये सारा आपका संबंधित आंदोलन या क्षेत्र हो गया, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। चारों को 4 आपको सुमेलित है, ये आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 का था आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। चलिए इसका आंसर देखिए, आपको स्टार लगा दीजिए। इसका आंसर भैया आप लोग दीजिएगा और ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर, क्यों देखिए हर बार 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं आप लोग के, 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए फिर से रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना। देखिए एक में आपका है कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन, क्या आपका एक सही है? बताइए क्या आपका एक सही है? ध्यान रखिएगा। अरे यार, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पहला आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 के तहत कहाँ है? देखिए ये आपका हो जाएगा पहला। उसके बाद हो जाएगा सी राजगोपालाचारी की CR फॉर्मूला और गांधी जिन्ना वार्ता 1944, ये आपका हो जाएगा 1944, ये आपका हो जाएगा दूसरा। उसके बाद आपका हो जाएगा कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा। और ये आपका हो जाएगा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के संबंध में क्वालिमेंट एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुआ था, ये आपका हो जाएगा चौथा, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड रुकिए भैया, कैसे हो गया ये मिलान करने वाला? एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा फिर से मिलान करते भैया। एक बात बताइए, पहला आपका हो जाएगा, देखिए सी राजगोपालाचारी आपको पहला हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के थ्रू अगर हम जाते हैं तो पहला आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी और CR हो जाएगा। अगर हम सोल्यूशन की तरफ से जाते हैं तो पहला आपका हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाएगा। ध्यान रखिए, आप कौन सा सही होगा ये आप बताइए। तो इसके अनुसार तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। चलिए इसका आंसर में थोड़ा सा डाउट है भैया, तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, हम गलत नहीं बता रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर बी होगा, जो हम मिलान किए वो तो आपको बिल्कुल सही है। जो देखिए 3 लिखे हैं, 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, कौन सा पहले हुआ ये हम सही बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन के थ्रू हम ऑप्शन देख रहे थे, वहाँ ऑप्शन ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ जैसे हम मिलाएं उसको हम देख रहे थे ऑप्शन नंबर बी से थ्रू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा उसको उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन क्या HSRA से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। सही उत्तर को आप लोग को चुनना है, सही उत्तर को आप लोग को चुनना है। देखिए पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कहाँ? देखिए ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती आपको कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ध्यान रखिए, ये आपको पहला हो गया। उसके बाद जो है संडस की लाहौर में हत्या कर दी गई, कब? 17 दिसंबर 1928 को, 17 दिसंबर 1928 को, ये आपका हो जाएगा दूसरा। उसके बाद आपका हो जाएगा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। कब फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा हो जाएगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी, ये आपका
चौथा हो जाएगा कब फांसी दिया गया था, 10 मार्च 1931 को दिया गया था। ध्यान में रखिएगा। देखिए संघर्ष हत्याकांड में अपने भूमिका के लिए 3 क्रांतिकारियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 137 की ओर। तो निम्नलिखित विधानों में से किसने खिलाफत आंदोलन को एक विश्व युद्ध के प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी आंदोलन के रूप में वर्णित किया और तर्क दिया कि यह मूल रूप से राष्ट्रवाद का विरोध था, राष्ट्रवाद विरोध था। तो ये आपका एक कोएनराड एक्ट, ध्यान में रखिए कोएनराड एक्ट आपका जो है सो ये बोल। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए बेल्जियम और भारत विज्ञान और ऐतिहासिक कोएनराड एल्सट ने खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 का पूरी तरह से फ्रांसीसी प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी आंदोलन बताया और तर्क दिया कि यह मूल रूप से राष्ट्र विरोधी था। ध्यान रखिएगा। माफ़ कीजिएगा भैया, थोड़ा सा वहाँ पढ़ने में मिस्टेक हो गया। जहाँ देखिए भैया मिस्टेक मेरे से होता है वहाँ पे हम हाथ जोड़ के आप लोग से माफ़ी मांग लेते हैं, ताकि आप लोग कमेंट में गाली गलौज नहीं करें, अच्छा नहीं लगता है भैया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा लोकप्रिय बनाया, बताइए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा लोकप्रिय बनाया, बताइए। कौन लोकप्रिय बनाए थे, तो आपका भगत सिंह बनाए थे। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 139 नंबर पर देखिए भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रारंभिक लोकप्रिय विद्रोहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा भैया, क्या बोल रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रारंभिक लोकप्रिय विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। देखिए एक में 1801 में तिरुचिरापल्ली उदोपोष्णा में वेलुथम्पी द्वारा श्रवणकोर के सहायक संधि में भारी वित्तीय बोझ के खिलाफ जनता का लामबंद करने के लिए जारी की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 2 में आपका सन्यासी फकीर विद्रोह, जो 1770 के अकाल के आर्थिक संकट और तीर्थयात्रियों के आवाजाही पर प्रतिबंधों से प्रेरित था और आनंद मठ उपन्यासों को दर्शाया गया था, जो कि 2 आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका है 1817 का पैका विद्रोह को पारंपरिक नौसैनिक वंशानुगत लगान मुक्त भूमि को अंग्रेजों द्वारा जब्त किए जाने के विरोध में क्या बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में हुआ और एक सशस्त्र विद्रोह था। 3 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रारंभिक लोकप्रिय विद्रोहों के संबंध में कथन 2 और 3 आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 युग्म आपका सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 140 की ओर। तो गदर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर से आपको क्या याद आता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। देखिए एक में आपका है गदर आंदोलन का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और यह एक साप्ताहिक धर्मनिरपेक्ष समाचार पत्र प्रकाशित करता था। क्या कथन एक आपका सही, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है सोहन सिंह भखना को इसके वैचारिक नेता थे और लाला हरदयाल इसके पहले अध्यक्ष थे, बिल्कुल आपका सही है। पंजाब में 1915 में नियोजित सशस्त्र विद्रोह कृपाल सिंह द्वारा की गई ब्रिटिश से भूखवीरी के कारण विफल हो गया। क्या कथन 3 आपका सही है, तो कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। कथन 4 में इस आंदोलन का उद्देश्य शांतिपूर्वक संवैधानिक सुधारों के माध्यम से भारत के डोमिनियन दर्जा प्राप्त करना था। क्या आपका कथन 4 आपका सही है, बताइएगा। कथन 4 आपका सही है या फिर गलत है। कथन 4 आपका जो है बिल्कुल गलत है। अरे देखिए भैया, कथन 4 तो आपका गलत, लेकिन एक चीज़ आप नहीं देख पाए हैं, कथन 2 देखिए आपका बिल्कुल गलत है यहाँ पे, लेकिन हम सही कर दिए, लेकिन आप लोग भी सही मान लिए थे। इसका मतलब इसका आंसर आप लोग को नहीं पता था। कथन 2 भी गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा है, गदर आंदोलन के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही होगा। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैथ आ रहा भैया, मैथ को आप लोग को खुद बनाना है, हम यहाँ से आंसर बता देंगे, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, 141 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 142 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 144 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 143 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 144 नंबर का सही उत्तर कौन सा, 144 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर
144 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 145 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 145 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 146 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 147 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 149 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग सेट बना रहे हो तो बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा था। अगर वीडियो हो गया समाप्त, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू so much. Thanks for the watching.